क्वेश्चन थर्ड आपका जो है 8 मार्क्स में ये पूछा गया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डंपिंग, कि डंपिंग पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन था। तो डंपिंग में क्या होता है, सिंपल जो ऐसे कोई कंट्री है ना, वो जैसे फॉरेन मार्केट में अपने गुड्स को सस्ते प्राइस पे बेच देती है ताकि उनको एडवांटेज हो उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। उदाहरण के लिए जैसे इंडिया है, कोई उनका प्रोडक्ट है जिसे वो यहाँ मतलब 100 रुपए का बेच रही है, और वो क्या बोलते हैं यूएसए में या किसी और कंट्री में उसको 60 रुपए का 80 रुपए का बेच दे। ठीक है, इस तरीके से। तो डंपिंग में यही है कि जैसे अपने प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में कम प्राइस पे बेचना ताकि वहां के जो कॉम्पिटिटर्स है उनको हम एलिमिनेट कर सके, ये होता है आपका डंपिंग। देखो, एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, मतलब कि डोमेस्टिक प्राइस से कम प्राइस पे उसको फॉरेन कंट्रीज पे बेच देना या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यही है आपका डंपिंग का मतलब। ये सिंपल टर्म्स में बोले, सेलिंग गुड्स चीप इन फॉरेन मार्केट टू गेन एडवांटेज। ठीक है, कि सस्ते में बेच देना फॉरेन मार्केट में ताकि उनको बेनिफिट्स हो सके। ठीक है, अब देखो टाइप्स भी आपके डंपिंग के। पहले है प्रेसिस्टेंट डंपिंग, तो इसमें वो लगातार कम प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, फॉरेन मार्केट्स में। एक है फिर आपकी प्रेडेटरी डंपिंग, उसमें क्या होता है, सेल करना लो प्राइस पे ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर सके, देन आप प्राइस को रेज कर देते हैं। फिर है आपका स्पोरेडिक डंपिंग, जिसका मतलब है कि ओकेशनली डंपिंग की जाती है। जैसे भी हो सकता है कि कुछ चीज का स्टॉक आपके यहाँ ज्यादा है तो तब आपने वहां इसलिए बेच दिया कि भी आपके पास एक्सेस में था स्टॉक, तो आपने फॉरेन मार्केट में उसको कम प्राइस पे बेच दिया, डंपिंग के टाइप से। अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्या कारण होते हैं डंपिंग के। तो इसलिए करते हैं ताकि हम एक अच्छा इंटरनेशनल मार्केट शेयर कैप्चर कर सके, जो हमारी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको यूज कर सके, अच्छा कंपटीशन फेस कर सके ग्लोबल मार्केटिंग में। ठीक है, और गवर्नमेंट के सपोर्ट और सब्सिडीज के लिए भी। ठीक है, इसलिए किया जाता है डंपिंग। अब इसके देखो कुछ आपके इफेक्ट भी है डंपिंग के। तो ये देखो पॉजिटिव इफेक्ट में तो आपका ये है कि कंज्यूमर को गुड्स लोअर प्राइसेस पे मिल जाएंगे, उनको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट ये कि देखो सही बात है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म होगा। सही बात है, हमारे देश में अगर कोई भारत की मतलब प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस पे बेचता है तो अपने प्रोडक्ट को, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनको तो हार्म हो गई ना। इससे अनफेयर कंपटीशन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है आपके लोकल मार्केट में। फिर गवर्नमेंट इसलिए मेजर्स भी लेती है इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे ना एंटी डंपिंग ड्यूटीज की टैक्सेस बढ़ा दिए, या इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी, या जो भी ट्रेड पॉलिसीज आपकी गवर्नमेंट के द्वारा होती है। ठीक है, तो इन मेजर से उसको वो किया जाता है कंट्रोल। ठीक है, लास्ट में डंपिंग इज कंसिडर्ड एज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बेनिफिट्स कंज्यूमर इन शॉर्ट रन बट ड्रेनेजेस, बट ड्रेनेजेस नहीं आपका डैमेज आएगा, बट डैमेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये हमने डंपिंग का यहाँ पर जाना कि डंपिंग क्या है, मीनिंग, टाइप्स, कॉज। ठीक है, तो हम उसके नोट में इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन 4 पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे तो ये टर्म, बट एक बार देख लेते हैं इनको। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म क्या है। देखो, फ्री ट्रेड आपका वो सिस्टम है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विस कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज किए जा रहे फ्रीली बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, लाइक टैरिफ कोटा ऐसा कुछ नहीं है। अब वहीं पर आपका प्रोटेक्शनिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पर गवर्नमेंट इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाती है, टैरिफ की हेल्प से, कोटा की हेल्प से, ताकि अपनी घरेलू जो इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। A system where goods and services exchange between countries without restriction like tariff, quota, etc. और ये इसका जस्ट अपोजिट है, वह पॉलिसी जहां पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है इम्पोर्ट को टैरिफ, कोटा और इसके थ्रू, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब आप डिफरेंस देख लो। मीनिंग में तो आप वो लिख दोगे, यहाँ पर ट्रेड होना, ट्रेड बिना बैरियर्स के हो रहा है, यहाँ पर बैरियर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट को रोल यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है।
तो आपको यहाँ पर हाई गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। टैरिफ्स कोटा यहाँ पर आपके एब्सेंट या वेरी लो होते हैं, यहाँ पर आपके होते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है इसमें प्रमोट ग्लोबल एफिशिएंसी, यहाँ पर प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हाई इंटरनेशनल कंपटीशन लिमिटेड, कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर कि उनको लोअर प्राइस और मोर चॉइसेस मिलती है, यहाँ पर हायर प्राइसेस। डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर करती है क्योंकि कंपटीशन के कारण यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी यहाँ पर हाई होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म में इनएफिशिएंसी इसलिए आ सकती है क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक तरीके से सपोर्ट प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो क्या होता है उनमें लेजीनेस आ सकता है काम करने में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फ्री ट्रेड में उन्हें पता है कि भी हमें इतना कंपटीशन फेस करना है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। फ्री ट्रेड्स के एडवांटेजेस ये है कि इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, वैरायटी ऑफ गुड्स, रिड्यूस प्राइस फॉर कंज्यूमर, प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। और आपके प्रोटेक्शनिज्म की एडवांटेज ये है कि कहीं ना कहीं आपकी ये इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देता है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने में भी हेल्प करता है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म है, ठीक है। फिर हमें आपका क्वेश्चन 5th पूछा गया था, गिव एन इलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ठीक है। कि जो आपका ऑप्टिमम करेंसी एरिया है इसकी हमें व्याख्या करनी की क्या होता है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था। तो देखो आपका जो ऑप्टिमम करेंसी एरिया है इसको इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट मुंडेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्टिमम करेंसी एरिया क्या होता है, एक तरीके से जोग्राफिकल रीजन होता है जहां पर क्या होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होंगी, वो एक सिंगल कॉमन करेंसी को ही अडॉप्ट करेंगे या मेंटेन करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में कहे तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक ही करेंसी यूज की जाएगी, वो ही जो भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगी उनके द्वारा, ताकि उनको मैक्सिमम इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिले और स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट मुंडेल। इट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल रीजन वेयर अ ग्रुप ऑफ कंट्री अडॉप्ट अ सिंगल कॉमन करेंसी, ठीक है। कि जहाँ पर वो एक ही सिंगल कॉमन करेंसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन के लिए, या मेंटेन कर रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, क्योंकि उनके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। या an area where using one currency give maximum economic efficiency and stability, ठीक है। ये आपका सिंपल उसमें हो गया। अब फीचर्स क्या होते हैं आपके ऑप्टिमम करेंसी एरिया के, कि उसमें एक सिंगल करेंसी और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या कंडीशन नेसेसरी है उसके लिए या फीचर्स, ठीक है। तो पहले ये फ्री मूवमेंट होना चाहिए आपका लेबर एंड कैपिटल का, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए ना, इन्फ्लेशन ग्रोथ उन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। ये तो सेम है, ये तो खैर से एक ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए आपके कंट्रीज के बीच में। तो चार हमें उन्होंने फीचर्स बताया, पहला कि सिंगल करेंसी और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री मूवमेंट है आपका लेबर और कैपिटल का, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस होनी चाहिए, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए आपकी जो कंट्रीज का ग्रुप है उनके बीच में। एडवांटेज देख लेते हैं इसका, जो एक्सचेंज रेट में अनसर्टिनिटी होती है उसको ये एलिमिनेट करता है, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है ट्रेड में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, प्राइस में ट्रांसपेरेंसी रहती है, और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इससे अच्छा होता है। डिसएडवांटेज, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं इसमें लॉस हो जाती है,
जो एसिमेट्रिक शॉक्स होते हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उस वो इसमें डिफिकल्टी है। हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन चाहिए इन कंट्रीज के बीच में। कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इकोनॉमिक्स के बीच में। तो ये आपका ऑप्टिमम करेंसी एरिया का मीनिंग है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो होते हैं वो सेम एक सिंगल करेंसी को यूज करती है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका यूरोजोन, क्योंकि वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज होती है वो आपका कॉमन करेंसी किसको यूज कर रही होती है, यूरो को, ठीक है। तो बस यही है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम करेंसी एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। ये शो करता है कि कैसे कॉमन करेंसी बेनिफिशियल हो सकती है अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल किया जाए। हाँ, अदरवाइज ये क्रिएट करेगा कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आप उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो।